हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपीएलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की ये हमारी 10वीं क्लास है, जिसमें हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएलटी ग्रेड जीआईसी वगैरह में पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। आज ये हमारा जो है 10वां क्लास है और इसमें हम लोगों ने कुछ मैराथन भी लिए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ जो है हर दिन वीडियो के साथ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप पूरे बुक का कंपाइलेशन का पीडीएफ एक साथ चाहते हैं तो वो आपके लिए पेड है। कुछ आपको जो है चार्ज करना पड़ेगा, तो आपको सारे बुक की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, वो आप टेलीग्राम चैनल पे संपर्क करिएगा तो हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको पेड में बुक का पीडीएफ प्राप्त करना है। ठीक, बाकी हर दिन आपको जो वीडियो के साथ पीडीएफ मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे अभी तक 9 पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आज ये 10वां क्लास है, 10वें क्लास का पीडीएफ भी आपको 2-4 घंटे में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप डे बाय डे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हर दिन का वीडियो इंतजार करिए, और अगर आप एक साथ पूरे बुक को एक साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ चार्ज लगेगा, बहुत मिनिमम चार्ज है। टेलीग्राम पे संपर्क करिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो जीडीसी संगीत वादन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी स्थान के वायु प्रदूषण के स्तर पर परीक्षण किया जाता है तो आमतौर पर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 2.5 क्या दर्शाता है? 2.5 महीने की रीडिंग का औसत दर्शाता है, या फिर प्रदूषकों का आकार दिखाता है, या फिर नंबर ऑफ पॉलिटन्स यानी प्रदूषकों की संख्या दिखाता है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट यानी कि परीक्षण की अवधि दिखाता है। 2.5 क्या दिखाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदूषकों का आकार दिखाता है। डायमेंशन ऑफ पॉल्यूटेंट दिखाता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषकों का आकार दिखाता है। जब किसी स्थान के वायु प्रदूषण के स्तर पर परीक्षण किया जाता है तो आमतौर पर PM 2.5 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रदूषकों का आकार सुनिश्चित किया जा सके। PM का मतलब होता है, PM का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो इसका मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, METTER, पर्टिकुलेट मैटर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ठोस कणों का मिश्रण है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? ये ठोस कणों का मिश्रण है जो हवा में निलंबित है, यानी कि हवा में फैला हुआ है। ये सूक्ष्म कणों से लेकर धूल, कालिक, तरल कणों और धूल जैसे कणों तक हो सकता है। इनके आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। PM 10.0, PM 2.5 और PM 1, ये 3 श्रेणियों में इनको डिवाइड किया गया है। यहीं पे आपको 2.0 पूछा है। अगर 2.5 PM दे देता तो आप समझ जाते कि ये प्रदूषक का आकार दिखा रहा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था कितना स्मार्टली पूछा गया था। केवल 2.5 दे दिया, PM नहीं दिया। अगर यहीं पे PM दे देता, पर्टिकुलेट मैटर दे देता, तो आप बड़े आसानी से पता लगा लेते कि ये प्रदूषकों का आकार दिया हुआ है। ठीक है, ये आकार आपको 3 प्रकार के मिलेगा, या तो 2.5 दे देगा, या फिर 10.0 दे देगा, या फिर 1 दे देगा। ये तीनों ही प्रदूषकों का आकार दिखाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अम्ल, क्षार, शुद्ध जल और दूध। इसमें आपको पीएच वैल्यू बतानी है कि अम्ल की कितनी होगी, क्षार की कितनी होगी, शुद्ध जल की कितनी होगी और दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है। इसमें से अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शुद्ध जल का पीएच तो सबको पता है। पीएच स्केल साइंस के क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पीएच स्केल अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं है तो आज जान लीजिए। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। बीच में इसके न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल फेज होता है वो 7 होता है, और इसी 7 पे जल को यानी कि वाटर को यानी कि H2O को रखा जाता है, यानी जल का जो पीएच होता है वो बिल्कुल 7 होता है। जब आप पीएच स्केल से 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो ये आपको अम्ल मिलेगा, यानी कि एसिड मिलेगा, और जब आप पीएच स्केल से जल से 14 की तरफ जाएंगे तब आपको क्षार मिलेगा, यानी कि इधर जाएंगे तो क्षार बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे तो अम्ल बढ़ता जाएगा, क्षार घटता जाएगा। ठीक, इसके आसपास जो होता है जो 6.0 या फिर 7.1, ये सब जो होता है, जो 6.0 हुआ ये हल्का क्षारीय होता है, और ये जो होता है वो हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि जस्ट इसी को क्रॉस करके आया रहता है। 7 पे ये न्यूट्रल होता है, इसके आगे ये क्षार हो जाता है, इसके आगे ये
एसिड हो जाता है, क्या कहते हैं, अम्ल हो जाता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। जल का pH 7 होता है, ये हमको पता चल गया। शुद्ध जल कितना होता है? 7 होता है। अम्ल का मैंने आपको बताया कि 7 से कम की तरफ, 7 से जब आप 0 की तरफ जाएंगे तब आपको अम्ल मिलेगा। तो आप अम्ल को क्या मार्क करेंगे? ये। ठीक है, 7 से कम। और क्षार क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। और मिल्क का pH जो होता है वो 6.5 होता है, यानी कि ज़्यादा एसिडिक होता है, हल्का क्षारीय होता है, यानी 6.5 होता है दूध का pH। ठीक है, दूध को इससे मिला दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का 2, यानी अम्ल का 7 से कम, और क्षार का 7 से अधिक, और शुद्ध जल का 7, और डी का हो जाएगा 3, यानी कि मिल्क का हो जाएगा 6.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको कुछ जो है क्या कहते हैं, मशीन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है किसको किस में मापा जाता है। पहला दिया है फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। तो ये आपको मापना है कि किस में किसको मापा जाता है। तो आपको बता दें, बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर ये बहुत इजी होता है और लगभग कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बैरोमीटर में क्या नापते हैं। तो बैरोमीटर में जो है वायुमंडलीय दाब नापते हैं। क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापते हैं बैरोमीटर में। फैदोमीटर में क्या नापते हैं? फैथोमीटर या इसे फैदोमीटर होता है। ठीक है, फैदोमीटर में समुद्र की गहराई मापते हैं। हाइग्रोमीटर में वायुमंडल आर्द्रता मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता। और अल्टीमीटर में ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर में क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। फैदोमीटर में समुद्र की गहराई, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। ये यंत्र है और ये उनके मापने का यंत्र है। ठीक है, ये समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फैदोमीटर का यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज, वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, और अल्टीमीटर में हम किसको नापते हैं? ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर आप विशेषकर ध्यान दिया करिए। हो सकता है किसी पेपर में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, या फिर अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन भी इन क्वेश्चन से देखने को मिल सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि आपसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जैसा कि आप सभी को पता है ये बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलित है AI, तो इसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। पूछा है कि पहला क्या कहा है? कंप्यूटर जैसी प्रतीक प्रसंस्करण प्रणालियों में बुद्धिमत्ता, यानी इंटेलिजेंस इन सिंबल प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर। तो बिल्कुल सही बात है, ये कंप्यूटर की तरह जो है बिहेव करता है। दूसरा दिया है विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में बुद्धिमत्ता। तो ये क्या, ये सामाजिक, और आप खुद से सोचिए क्या यह सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस शो कर पाता है? तो बिल्कुल नहीं, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक आपका सही है। किस ऑप्शन में दिया? ओनली 1। ऑप्शन डी में दिया है ओनली 1, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में दिए गए कथनों का कारण विवरण जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सकें, निर्णय ले सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ChatGPT का नाम सुना होगा। आई होप सो आप में से सब ChatGPT के बारे में जानते हैं। जैसे ChatGPT पे कोई भी काम करना हो, कोई भी स्टोरी आपको बनानी हो, कोई भी टॉपिक आपको तय, अगर आप GPT पे डाल देते हैं कि हमको स्टोरी बना के दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक स्टोरी बना के दे देता है। कितने वर्ड में चाहिए अगर आप वो भी बोल देंगे तो वो भी दे देगा। इसी को कहा जाता है कि ये इंसानों की तरह सोच सके और निर्णय ले सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कोई भी योगदान नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नंदा देवी तथा पूर्वी त्रिशूल 6803 मीटर से निकलने वाली हिमालयी नदी पिंडर किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? तो एक वीडियो हमने सॉल्व कराया था जब आपको हमने गंगा की सहायक नदियों के बारे में बताया था। उसने हमने सारे जो है आपको बता दिया था कौन सी नदी कहाँ पर किससे मिलती है। एक बार फिर हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको खुद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम आपको जो है फिर से बताने जा रहे हैं। बाकी आपको बता दें, जो पिंडर है वो कर्णप्रयाग में जो है, कर्णप्रयाग में नंदा देवी से मिलती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि अलकनंदा नदी पिंडर जो है
अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। बाकी कौन सी नदियाँ कहाँ पे मिलती है मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, गंगा नदी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनता है और उसको क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बद्रीनाथ, जो एक पूज्य पवित्र स्थल है बद्रीनाथ, यहाँ से निकलती है धौली गंगा। बद्रीनाथ से नदी निकलती है अलकनंदा, और अलकनंदा में आके मिलती है धौली गंगा। अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, ठीक है। फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और अलकनंदा में नंदप्रयाग में आके नंदाकिनी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ पे मिलती है, नंदप्रयाग में। फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और इसी तरफ से पिंडार नदी आके मिलती है कर्णप्रयाग में। कौन सी नदी, पिंडार नदी। जो अभी पूछा है कि पिंडार नदी कहाँ से मिलती है, तो पिंडार नदी जो है पिंडारी ग्लेशियर से कुमायूं हिमालय की ऊपरी सीमा के समुद्री तल से जो है ये निकलती है और यह उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा से। फिर यहाँ से अलकनंदा बहती हुई जाती है, इस तरफ से केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी आके अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी अलकनंदा में कहाँ में मिलती है, रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा बहती हुई जाती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी आके जब अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में, और यही जब भागीरथी अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलती है तो ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो गंगा है ये गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी और यही गंगा का निर्माण करती है। इसके पहले ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती थी। बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा। अलकनंदा में विष्णुप्रयाग में धौली गंगा आके मिली। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी आके मिली। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी तो कर्णप्रयाग में पिंडार आके मिली। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी तो रुद्रप्रयाग में महानंदी आके मंदाकिनी आके मिली। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी तो देवप्रयाग में भागीरथी आके मिली और इसके बाद जो है ये गंगा के नाम से जानी गई। पंचप्रयाग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग मिलता है। जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। जब अलकनंदा में पिंडार मिलती है तो कर्णप्रयाग मिलता है। जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। और जब इसी अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। और देवप्रयाग के आगे ये नदी गंगा नदी के नाम से जानती है। अलकनंदा नदी जो है अपना नाम यहीं से परिवर्तित कर लेती है और गंगा नदी का रूप ले लेती है। बाकी हम लोग अभी बात कर रहे थे पिंडार नदी, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पिंडार जो है वो गंगा में कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। और जो कर्णप्रयाग है इसका नाम महाभारत के एक पात्र हैं, कर्ण योद्धा हैं, आप सभी को उनका पता होगा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कर्णप्रयाग बना है। यहीं पे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है और जो है फिर ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोगों ने क्या देखा था, कर्णप्रयाग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बायोस्फीयर रिजर्व दिया है और उसके देश दिए हैं, सिला, बाविया गोरा, ग्रेट सैंडी और आया। यानी कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर मौजूद है। तो आपको बता दें सिला इटली में है। सिला कहाँ पे है, इटली में है। बाविया गोरा कहाँ है, बाविया गोरा पोलैंड में है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। और आया जो है ये जापान में है। सिला इटली यानी 1 का 4, बाविया गोरा पोलैंड यानी 2 का 1, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया यानी 3 का 2, और आया जो है वो जापान में है यानी कि 4 का 3। 4 1 2 3 किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 4 1 2 3 ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिला इटली, बाविया गोरा पोलैंड, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, आया जापान। वहीं पे अगर बात करें भारत के बायोस्फीयर रिजर्व की, तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त है, ठीक है। भारत में जो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है। कौन सा है, नीलगिरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है। कब बना था, 1986 में बना था। और भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो भारत में टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 18 हैं, जिसमें 12 को जो है
क्या प्राप्त है, यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। लास्ट वाला 2011 में बना था, जो मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क है, उसे बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में शामिल किया गया था। अगर वर्तमान में बात करें तो कहीं कहीं लिखा है कि 13 बायोस्फीयर रिजर्व को जो है यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन कहीं कहीं 12 लिखा है। अब आप देख लीजिएगा कि कौन सा है, 13 है या 12 है। शायद हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट है उसको 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को द्वारा जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है एक बार मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कहिए तो। सबसे पुराना नंदा देवी है, सबसे पुराना कौन सा है, नंदा देवी है। इसके सॉरी नीलगिरी है 1986 में। उसके बाद नंदा देवी 1988 में। नौकरेक है मेघालय का। गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु का। सुंदरवन है वेस्ट बंगाल का। मानस है असम का। ग्रेट निकोबार है अंडमान और निकोबार में। सिमलीपाल उड़ीसा का। डिब्रू सुकोवा असम का। दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमरी पंचमरी जो है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का। और इसी तरह अगस्त मलाई केरल का हो गया। इसी तरह से टोटल 18 हैं और सबसे लास्ट वाला जो है वो 2011 में बना है। ठीक है, कौन सा है, मध्य प्रदेश का पन्ना। ओके, ये भारत में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलदली समुद्र तट पर किन पौधों की अधिकता होती है। दलदली समुद्र तट पर किन पौधों की अधिकता होती है। पहला दिया है जीरोफिटिक, हाइड्रोफिटिक, हेलोफिटिक या मीसोफिलिक। तो आपको पता है दलदली भूमि में जो लवण होते हैं, जो साल्ट होता है वो अत्यधिक पाया जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हेलोफिटिक प्लांट की अत्यधिक मतलब अधिकता जो है वो होगी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दलदली समुद्र तट पर लौड़ोविद पौधों की अधिकता पाई जाती है। इस तरह जो पौधे बिना मिट्टी के उगते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। ऐसे पौधे जो बिना मिट्टी के उगाए जाते हैं, जैसे जापान वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे जगह कम है लेकिन फिर भी पौधे उगाए जाते हैं, तो उसे जो है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। वहीं पे बात करें एरोपोनिक्स की, तो कृषि की एक अनोखी तकनीक है जिसके द्वारा हवा में सफलतापूर्वक खेती की जाती है। जैसे घरों, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंग पे जो है अलग अलग पार्ट्स ऐसे गमले लगाए जाते हैं और इसी गमले में जो है खेती की जाती है। इसको एरोपोनिक्स, एयर नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि हवा के माध्यम से खेती। और हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। बाकी दलदली भूमि में जो है वो हेलोफैटिक प्लांट जो है देखने को मिलते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कब लागू हुआ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो है कब लागू हुआ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 2025 में ही हुआ। लेकिन कब हुआ, तो ये हुआ था 27 जनवरी 2025 को। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जो है, यूसीसी का इंग्लिश क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, लागू करने में 27 जनवरी 2025 को लागू किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला राज्य कौन सा है जो यूसीसी कानून को लागू किया, तो उत्तराखंड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित कर सके। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये पूरे देश में पहला था, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। और ये बिहार के टीआरई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वह कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता सबसे पहले लागू की, तो उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड सूची में किस वर्ष स्थापित की गई। रेड सूची यानी लाल सूची जो है, इसमें जो है किस वर्ष इसको स्थापित की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1964। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची की स्थापना 1964 में की गई। IUCN चुनी गई प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, विलुप्त होने के खतरे को उजागर करने एवं उसके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को निर्दिष्ट करने हेतु रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। ये इंक्लूड कब किया गया, 1964 में, 1964 में। अगला क्वेश्चन, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। क्वेश्चन है, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 18 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटे।
इसका सही जवाब ऑप्शन डी बुच विल्मोर। बुच विल्मोर जो है ये 284 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत किए। उसके बाद जो है ये 18 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। ये सुनीता विलियम के साथ गए हुए थे। इनका अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन से 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक उतारा गया। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कल्पना चावला जो है ये अंतरिक्ष यात्री थी और ये जब लौट रही थी तो इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हो सकता है इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आप एक बार उनके बारे में जो कुछ भी आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, उसे देखकर अच्छा लग रहा है। किसी दिन इन सब के कमेंट का एक साथ मैं शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा कितना अच्छे से लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक। आपको भी मोटिवेशन मिलेगा उससे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी X2 पौध संरक्षण की तकनीक है? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या क्रॉप रिजर्वेशन, क्रायो रिजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन? कौन सी XC2 प्लांट टेक्निक है? XC2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन XC2 पौधे संरक्षण की तकनीक है। इस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण को दो भागों में बांटा गया। एक स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि जो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुदाय संरक्षण ये सब रखे गए हैं। और दूसरा बाह्य स्थानीय। बाह्य स्थानीय के अंतर्गत जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, उर्वरक बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, इन सबको जो है बाह्य स्थान मतलब XC2 के अंतर्गत रखा गया है। और एक इन सीटू है, एक XC2 है। इन सीटू के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुद्री एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडल रिजर्व रखा गया है। बाकी XC2 के अंदर जो है ये वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, इन सब चीज़ों को रखा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशंसित पहला मलेरिया टीका कौन सा है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसने जो है मलेरिया के लिए एक टीका बनाया 2021 में। उसका नाम था RTS-ASOL, ठीक है। मलेरिया जो है ये मतलब अक्टूबर 2021 में बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुशंसित पहला मलेरिया टीका RTS और ASOL मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलती है। इसमें ठंड के साथ बुखार आता है। इस रोग में तिल्ली यानी जो प्लीहा होता है और RBC जो होता है रेड ब्लड सेल्स ये प्रभावित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे साइंस के क्वेश्चन में पूछा लिया जाता है कि मलेरिया कैसा डिजीज़ है, तो मलेरिया जो है ये क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोजोअल बीमारी है। कैसी है? प्रोटोजोअल बीमारी है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा शायद फैलती है। अगला क्वेश्चन, मच्छर तो इसका वाहक होता है ना, बाकी इसके जिम्मेदार जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में तकावी ऋण किन उद्देश्यों के लिए दिए जाते थे? कृषि ऋण, ये देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछ लिया क्वेश्चन। और मध्यकालीन भारत इतिहास का पूरा मतलब एंशिएंट और मिडिल और आपका जो मॉडर्न है, तीनों बहुत अच्छा अभिषेक सर द्वारा इसी चैनल पे NCERT की बुक न्यू वाली जो NCERT है उसके क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा है कि तकवी ऋण जो है वो किस लिए दिए जाते थे मध्यकालीन भारत में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि सुधार के लिए। तकावी ऋण जो थे वो कृषि सुधार के लिए दिए जाते थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक विभाग भी बनाया था। अगर पूछा जाए अमीर-ए-कोही नामक विभाग किसने बनाया, तो इसी ने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसको पागल शासक भी कहा जाता था क्योंकि इसने जितनी भी नीतियाँ लागू करी इसकी लगभग नीतियाँ जो है वो फेल हो गई थी। इसने द्वीप क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया, राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, खुरासन एवं करचिल का अभियान भी इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक है। इसने 4 योजनाएं बनाई थी जो लगभग फेल ही हो गई थी। और जो तकावी ऋण था ये कृषि सुधार के लिए दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है,
फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 संयुक्त रूप से किसे मिला? तो देखिए ये 2024 का है। अगर अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 24 का भी पूछ सकता है, 25 का भी पूछ सकता है। 2024 में जो था वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर बात करें 2025 में मतलब मेडिसिन में किसको मिला है, तो 2025 में जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है मैरी मैरी अ, मैरी ई मैरी ई ब्रंको और फ्रेड रैम्सडेल। मैरी ई ब्रंको और फ्रेड रैमडल को जो है 2025 में मिला है। पेरिफेरल यूनियन टॉलरेंस पेरिफेरल यूम्यून टॉलरेंस के लिए पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। किसको किसको? मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची। इन 3 लोग को जो है संयुक्त रूप से इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है मेडिसिन का। बाकी 2024 में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला था, रूकुन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आप सभी को पता है 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण अभ्यारण्य किया था और उसके ठीक बाद इन्होंने जो है अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो है अभियान किया हुआ था। अहमदाबाद मील आंदोलन जो है इन्होंने किया हुआ था। तो इसी में इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1918 में। पहली बार भूख हड़ताल भी इन्होंने मील मजदूरों के लिए इसी हड़ताल में की थी, जो इन्होंने 1918 में किया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने यानी कब्जा करने का प्रथम यूरोपियन कौन था? बीजापुर के सुल्तान से जो गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था वो कौन था? अल्बुकर्क, ऑस्टिन, जमेली करेरी, वास्को डिगामा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी को पता है गोवा पर अधिकार करने वाला सबसे पहले पुर्तगाली ही थे और गए भी सबसे लास्ट में पुर्तगाली थे, यानी भारत में जो सबसे पहले आए वो पुर्तगाली ही थे और जाने वाले भी सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली शुरू से अंत तक गोवा पर अपना अधिकार बनाए रखे थे। उसमें से 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जो था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम था, इसने बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया। अल्बुकर्क गोवा को जीतने वाला प्रथम यूरोपीय शासक था। 1505 में फ्रांसिस दी अल्मेडा भारत में आए थे और ये पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाई? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। पुर्तगाली सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसे आप याद कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांस आए। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पाकालीन स्थल का संबंध गुजरात से है? बनवाली, शिकारपुर, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो यहाँ पे देखिए बनवाली जो है ये हरियाणा में है। शिकारपुर यही आपका गुजरात में कच्छ के रण में देखने को मिलता है। बाकी कालीबंगा ये आपको कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, जहाँ पे काली चूड़ियाँ फेमस हैं। और उसके बाद आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर भी आलमगीरपुर है और ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। यही जो शिकारपुर है ये जो है गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस वर्ष तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? 2040 तक, 2035 तक, 2030 तक या 2025 तक? तो आपको बता दें संविधान में 2030 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ के विधानसभाओं में सीटों में आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण जो है आर्टिकल 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है दिया गया है। अगर पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है तो आर्टिकल 332। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में कौन सी 3 नए राज्य बनाए गए थे? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्य बनाए गए थे? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़,
तेलंगाना। तो आपको पता है इसमें से जो तेलंगाना है ये सबसे बाद में बना और ये 2014 में बना था, तो ये तो 2000 में बनेगा नहीं। 2000 में बनने वाले यही 3 राज्य, क्योंकि यही 3 बचते ही हैं। जिसमें से अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये 1 नवंबर को बना था, सबसे पहले ये बना 1 नवंबर को। उसके बाद बना 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर को। उसके बाद आपका झारखंड अलग हुआ बिहार से 15 नवंबर को। 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और 2014 में तेलंगाना जो है वो बना था, सबसे लेटेस्ट राज्य जो है वो तेलंगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। सबसे पहले बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड बना 9 नवंबर सन 2000 को, उसके बाद झारखंड आपका बना 15 नवंबर सन 2000 को। अच्छा, इसमें दिया सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन से 3 नए राज्य बनाए गए थे। अच्छा, इसको इस तरह से मैच करना है, तो 1, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक, कब बना था उत्तराखंड? उत्तराखंड 9 नवंबर। झारखंड कब बना? 15 नवंबर। और छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर। और सन दो सबका क्या था? 2000। सबका क्या था? 2000। ठीक, और तेलंगाना 2014 में बना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? नेत्तिपाकरण, महावंश, परिशिष्ट प्रवन और दीपवंश। इसमें से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिशिष्ट प्रवन, परवन। नेत्तिपाकरण, महावंश और दीपवंश बौद्ध साहित्य हैं, जबकि परिशिष्ट प्रवन जैन साहित्य है। ये क्या है? जैन साहित्य है। अन्य बौद्ध साहित्यों में जातक कथाएं, हितोपदेश और मिलिंद पन्नो ये आता है बौद्ध साहित्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान चैनल टनल द्वारा जुड़े हुए हैं? बर्निल पेरिस, लंदन बर्निल, लंदन पेरिस या बार्सिलोना बर्लिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन पेरिस। ये जो है चैनल टनल द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। आप ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये क्वेश्चन इसको स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि यूक्रेन रसिया इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो पूछा है कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें, यूक्रेन के साथ जो देश सीमा साझा करते हैं उसमें बेलारूस, रूस तो है ही, तभी तो ये लड़ाई कर रहा है, मालदोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड ये है। जबकि लिथुआनिया जो है ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, करता कौन कौन सा है? पोलैंड है, स्लोवाकिया है, बेलारूस है, रूस है, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा ये जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। लिथुआनिया ये नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप नाबार्ड कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्यों मैं बार बार बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। पूछा जा रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर इसकी जो है स्थापना हुई थी नाबार्ड की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डैश को प्रोत्साहित करना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का लक्ष्य क्या है? स्वदेशी और विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करना, कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करना, डिजिटल वॉलेट को प्रोत्साहित करना या कंप्यूटर नॉलेज को प्रोत्साहित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पाद को जो है प्रोत्साहित करना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो है लक्ष्य है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 24 जनवरी सन 2018 से स्टार्ट हुआ था। कब? 24 जनवरी सन 2018 से स्टार्ट हुआ था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब ये सफल हो जाएगा तो केंद्र में भी इसको अपनाया गया। जब उत्तर प्रदेश में सफल हो गया उसके बाद केंद्र में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की सिफारिश करता है? MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तय करने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है, या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है, जिसे आप क्या कहते हैं? इससे लिखते हैं ICAR।
ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करता है, यानी कृषि मंत्रालय करता है, कौन सा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत और मूल आयोग के द्वारा एमएसपी जो है वो निर्धारित की जाती है। कृषि लागत और मूल आयोग जो है विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य जो है वो तय करने की सिफारिश करता है। कृषि लागत एवं मूल आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के मतों के विचार के बाद 22 अनिवार्य कृषि मसलों पर एमएसपी जो है वो तय की जाती है। एमएसपी क्या है? जैसे कोई फसल है, वो अगर किसी वर्ष बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई, मान लो टमाटर है, किसी वर्ष बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई और मार्केट में 2 रुपये किलो मिलने लगा, 1 रुपया किलो मिलने लगा, तो सरकार जो है इस पर एक फिक्स प्राइस करती है कि मार्केट में इसका रेट कितना भी गिर जाए, मैं इसको 3 रुपये में खरीदूंगा ही खरीदूंगा, चाहे इसकी रेट कम रहे या ज़्यादा रहे। मार्केट में अगर ये 100 रुपये किलो मिलेगा तो भी गवर्नमेंट इसको 3 रुपये में मिनिमम जो है खरीदेगा। मार्केट में अगर ये 1 रुपये में मिल रहा है तो भी गवर्नमेंट इसको 3 रुपये में खरीदेगा। इससे ज़्यादा कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी को एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। ये जो है कृषि लागत और मूल आयोग यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर की मध्य अटलांटिक कटक यानी रिज को किस नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन राइज, वाइलविल थॉमस राइज, या फिर टेलीग्राफी पठार, या फिर चैलेंजर राइज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन राइज। महासागर तल से उभरा हुआ एक दीर्घ उभार जो विशेष अटलांटिक महासागर और जो मध्य अटलांटिक महासागर है कटक में पाया जाता है, इसे भूमध्य सागर में उत्तर में डॉल्फिन राइज तथा दक्षिण में चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर में पूछा है, अगर उत्तर के अलावा दक्षिण में पूछ ले, अब उत्तर याद दे दिया, अगर दक्षिण पूछ लेता तो इसका जवाब जो है चैलेंजर राइज हो जाता, लेकिन उत्तर यानी ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, तो ऊपर की तरफ जो है इसे डॉल्फिन राइज कहते हैं और नीचे की तरफ इसी को चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपको माध्यिका जो है वो निकालना है। तो n/2 जो होता है ये माध्यिका निकालने का नंबर होता है, यानी कि जो नंबर दिया है उसको बटे 2 कर दीजिए। नंबर आपका 4, 5 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 + 8 + 9 + 2, जब आप इसको करेंगे तो ये आपका 24 निकल कर आ जाएगा। कितना है? 24, और 24/2 आप करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, 12वां पद इसकी माध्यिका होगी। लेकिन माध्यिका मान संचित आवृत्ति के अनुरूप x मान है जो माध्यिका स्थित 12 में है, तो इसको आप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस स्थिति में संचित आवृत्ति 13 और x = 7 के अनुरूप होगा, यानी कि इसकी माध्यिका क्या होगी? 7 हो जाएगी। इसकी माध्यिका क्या होगी? 7 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस तरह से निकाला गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, पीडीएफ के माध्यम से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षणों में बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या है? आप में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और इसका बहुलक पूछा है, तो बहुलक निकालने के लिए पहले क्या करना होता है, जितने भी डिजिट दिए होते हैं उनको आपको आरोही क्रम में लिख लेना होता है, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे लिख लेना होता है। तो देखिए जितने बार 0 दिए हैं उसको आप लिखेंगे, 1 2 3 बार 0 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 7 और 7 ये दिया है, ठीक है। बहुलक वह मान होता है जो आंकड़ों या प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आता है। अब देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। ये 3 बार आया, ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, 7 2 बार आया, 6 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, जो ये 5 बार आया, तो बहुलक यही हो जाएगा 6। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 6। ये बहुत ईजी होता है, ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। सबको पहले आप आरोही क्रम में लिख लीजिए, उसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 6 आया है, तो 6 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्यिका, बहुलक, परास या समांतर माध्य। पूछा कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वह सांख्यिकी मान होते हैं जो किसी समूह को केंद्र या औसत को दर्शाते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। परास एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है या विचरण का माप है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो रेंज है ये किसका माप है? ये विचरण का है, जो न्यूनतम और अधिकतम मानों के बीच अंतर बताता है, परास या फिर रेंज, ठीक। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश निगमनात्मक तर्क है जिसमें 2 आधारों के निष्कर्ष निकालना सम्मिलित किया जाता है। स्टैटिफाइंग, सिलोगिज्म, ह्यूरिस्टिक
या फिर स्कीमा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्याय वाक्य या सिलॉगिज्म जिसे आप कहते हैं। न्याय वाक्य या सिलॉगिज्म एक निग्नात्मक मतलब क्या हो गया, डेड्यूकेटिव आर्गुमेंट, ठीक है, तर्क है जो जिनमें से दो आधारों में से एक निष्कर्ष निकालना शामिल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे 30 क्वेश्चन नए क्वेश्चनों के साथ, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2021 में आयोजित करवाए गए थे। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिले होंगे जो 2024-25 के हैं, तो आपको बता दें जो उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था उसी को 24-25 से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि अब आपको 12-13 के क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, तो सेम क्वेश्चन उठा के नए फैक्ट्स 2024-25-23 के जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।